अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद पास में जो मामला चल रहे हैं, देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। जनाब फैज़ हमीद साहब का जो मामला है उसके हवाले से हर 4, 5, 6 घंटे के बाद कोई ना कोई नई जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। लगता यूँ है कि इस वक़्त पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो सियासत है, वो जनाब फैज़ हमीद के इर्द-गिर्द घूम रही है। इसका ज़रा तज़िया करेंगे और साथ-साथ देखते हैं कि ये हमारी जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, वो तो ये टेक अप करते नहीं हैं और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो भी आम लोग हैं, जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं उसका तो कहीं ज़िक्र ही नहीं है। लेकिन जनरल फैज़ जो हैं वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ीचर कर रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? फिर हमारे पीटीवी में माशाल्लाह बड़ी सखावत का मुज़ाहरा किया जा रहा है। बड़े-बड़े लोग जो हैं वहाँ पे बड़े-बड़े पैकेजेज़ पे रखे जा रहे हैं। ये भी सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें और भी हैं, उनका तज़िया करते हैं। लेकिन बिफोर आई गो इंटो द डिटेल्स मेरा ख़्याल है कि मैं सबसे पहले आपका तारुफ़ करवा दूँ अपने मेहमान से और फिर हम बात करते हैं। और हियर कम्स जनाब सलमान आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम किसाना भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएँ सलमान भाई कि इस वक़्त पाकिस्तान में कोई और स्टोरी नहीं चल रही और कोई काम नहीं हो रहा कि इकॉनमी हमारी जो है वो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि जनाब सिर्फ़ जनरल फैज़ हमीद ही चल रहे हैं, कोई और उनकी कार्रवाई कहीं और नहीं चल रही। नवाज़ शरीफ प्रेशर करते हैं कि जी 500 यूनिट जो हैं वो हम जो उस तक बिजली खर्च करता है उसको हम ₹14 का रिलीफ़ दे रहे हैं। तो ये मतलब ये तो आदम तय कि उन्होंने कब्र पे लात मारी है। तो इस वक़्त सिर्फ़ जनरल फैज़ हमीद ही की खबर है जी सबसे बड़ी। देखिए, जब आपके पास नॉन इश्यूज को डोमिनेट करने की पॉलिटिक्स हो और जो रियल इश्यूज हैं वो आपकी प्रायोरिटीज में नहीं आते या आप उसमें उन मामलात में बेबस होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि हम नॉन इश्यूज को बुनियाद बनाकर सियासत करें या अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश करें या ऐसे इश्यूज उठाएं जिससे कौम को उलझा दिया जाए या कौम की तवज्जो जो है वो असल मसाइल से पीछे हटा दी जाए। पाकिस्तान में इस वक्त यही कुछ हो रहा है। यानी हमारा जो सीरियस गवर्नेंस का क्राइसिस है वो अपनी तरफ, जो हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है वो हमारी अपनी तरफ, जो हमारे यहाँ इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली हो रही है वो अपनी तरफ, जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं अपनी तरफ, हमारे इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो क्लैश चल रहे हैं वो अपनी तरफ, और सबसे बढ़ के जो इकोनॉमी की बुरी हालत है वो अपनी तरफ। इन सब मसलों को छोड़कर या तो हम इमरान खान सियासी दुश्मनी के अंदर गालिब हो चुके हैं या हम इमरान खान की मोहब्बत में बहुत आगे तक जा चुके हैं या हम जो है इस वक्त ऐसे इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों की तवज्जो को बांटा जाए। अब मैं ये नहीं कहता कि फैज हमीद का इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है। अगर आपके लिए, स्टेट के लिए ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर बाकी इश्यूज वो गैर अहम क्यों हो गए? सवाल तो सारा ये है। उन इश्यूज की अहमियत भी अब हमें रिफ्लेक्ट नजर होनी चाहिए थी, नजर आनी चाहिए थी, और इसी तरह की जज्बातियत, इसी तरह का हसासियत और इसी तरह के एक्शन जो है वो हमें बाकी इश्यूज के ऊपर भी आने चाहिए थे जो मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। वो तो नहीं हो रहे। अच्छा, अब मसला ये है कि ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पर करप्शन की इमाजगाह बनी हुई है। बल्कि आप देखिए रियासती, हुकूमती और माफिया के सतह पे जो नेक्सस बने हुए हैं वो एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ आईपीपीस के मामलात को ही देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटियां बनी और जिस तरह से बड़े बड़े लोगों ने लैंड माफियाज के अंदर अपने हाथ रंगे हैं, वो भी हमारे सामने। लेकिन वो कोई उनकी करप्शन को आज तक ना उनको एहतसाब के दायरे में लाया गया, ना उनको जकड़ा गया। अच्छा, अब सबको पता है कि पाकिस्तान में एक चीज होती है जो लोगों को दिखाई जाती है और एक चीज वो होती है जो पर्दे के पीछे होती है। और पर्दे के पीछे सियासत होती है, पर्दे के पीछे आपके जाती मफादात होते हैं। तो अब इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे मसला हाउसिंग सोसाइटियों का नहीं है, मसले कुछ सियासी मसाइल हैं। और उन सियासी मसाइल की कमेंट्री हम रोजाना टीवी पे सुन रहे हैं कि जनरल बाजवा ने क्या किया, जनरल फैज ने क्या किया, मुस्लिम लीग का क्या रोल था, पीटीआई का क्या रोल था, पीएमएल पीपल्स पार्टी का क्या रोल था, फलां का क्या रोल है, फलां जजों ने इसके अंदर क्या रोल प्ले किया है। तो ये सारी गुफ्तगू जाहिर कर रही है कि ताने बाने तो सियासी नौयत के हैं, और जब सियासी नौयत के हैं तो उसमें इमरान खान का भी जिक्र आएगा क्योंकि उनका भी उनके साथ ताल्लुक है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, कुछ लोग पाकिस्तानी मीडिया में जनरल फैज और इमरान खान के ताने बाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोग जो है ख्वाजा आसिफ साहब समेत जो है वो बहुत सा ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि जनरल फैज हमारे साथ थे। अब मुस्लिम लीग के लोग जो है वो ख्वाजा आसिफ के बयान से अपने आप को डिस्टेंस में रखे हुए हैं। वो कहते हैं ये पॉलिसी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये शहबाज शरीफ की पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये तो उनका जाती ख्याल है। वो जनरल फैज को एक और तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरल फैज के ऊपर सारा मलबा डालकर जनरल बाजवा को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरल बाजवा को फ्रंट पे लाना चाहते हैं कि असल तो वो थे किरदार। अब ये सारी कहानियां जाहिर करती हैं, और इसी खेल में लंदन प्लान की जिक्र भी हो रहा है कि लंदन प्लान में कौन कौन बैठा था। इमरान खान कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस भी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, और बाकी लोग भी थे। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही हो तो आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या पाकिस्तान को और पीछे छोड़ के जाना है। जिन इश्यूज पे आपको तवज्जो देनी चाहिए थी वो तो आप दे नहीं रहे। जिन इश्यूज को आपको रूल पास आउट करना था आप उनको डोमिनेट करके फ्रंट फुट पे लाके उससे अपनी डबल विकेट के ऊपर अपनी इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोर बना रहे हैं। तो अच्छा, अब अगर ये सारे करप्शन के मामलात हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन नेशनल नैरेटिव तो करप्शन का नहीं है। वो तो हामिद मीर कहते हैं कि ये इशू, हामिद मीर कहते हैं कि इशू तो पॉलिटिकल है और लोग पॉलिटिक्स इसके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब साकिब निसार का नाम भी आ रहा है कि जनाब वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब ये जो सारा खेल है ये जाहिर करता है जो बात मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रियासती क्राफ्ट के अंदर क्रैक्स आ गए। पाकिस्तान के स्टेट क्राफ्ट का जो क्रैक्स है उसकी वजह से जो ताकत के मराकज हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, उनके अंदर ताकत की एक कशमकश शुरू हो चुकी है और हर फरीक ये अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बालादस्त हूं और मैं ज्यादा बर्तरी रखता हूं, मेरा इख्तियार सबसे ज्यादा है। अब इस पूरे खेल में ये जो इक्तदार की कशमकश का खेल है, या ताकत की कशमकश का खेल है, या इदारों की बालादस्ती की जंग का खेल है, इसमें तो पाकिस्तान का रियासती निजाम कमजोर हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। पाकिस्तान का सियासी निजाम, पाकिस्तान का माशी निजाम कमजोर हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। तो ये कैसी स्ट्रेटेजी है, ये कैसी स्ट्रेटेजी है जिससे हमने मजबूती की तरफ जाना था, हम अपने आप को मजीद कमजोरी की तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन सलमान भाई एक इसमें जो चीज है वो देखें ना, अभी आपने हामिद मीर का जिक्र किया। हामिद मीर ये फरमा रहे हैं कि जनरल फैज जो थे उनका ये प्लान था कि 30 साल तक वो कोई मंसूबा बना रहे थे अपना पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने का, ताकि 30 साल तक उनका जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे कायम रहे, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ पार्टीज को मुख्तलिफ गोलियां करवा रहे थे जिस तरह की बाजवा साहब करवाते थे। और ये अब जब जैसे वो तहवील में ले लिए गए हैं, अब हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो शुरू हो गए हैं जी, वो ये करते थे वो करते थे, पहले कोई भी नहीं बोल रहा था। अभी अब देखें अफसार आलम साहब की जो ऑडियो आई है, अब अफसार आलम जैसे मैं वैसे तवक्को नहीं कर रहा था कि जैसे ही वो पकड़े गए हैं तो अफसार आलम साहब ने अपनी ऑडियो जो है वो रिलीज करवा दी है या जिस तरह भी हुई है। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है कि जैसे ही कोई पकड़ा जाता है या ओहदे से हटता है, पहले हम उसको जनाब सलूट कर रहे होते हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी बन जाते हैं, और जैसे ही वो जाता है और फिर हम उसके जनाब जो जहान की बातें वो निकालनी शुरू कर देते हैं। हमारा डायलेमा यही है, यही जनरल फैज थे जो बहुत से लोगों की आंख का तारा भी थे। एब्सोल्युटली। और 24 घंटे इनके इर्द गिर्द सियासी लोग, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, पीटीआई के लोग भी थे और बाकी जमातों के लोग भी थे, वो जनरल फैज की तरफ देखा करते थे और जनरल फैज की तरफ से हम मदद हासिल करने की कोशिश करते थे। हमारे सहाफती हजरात भी शामिल थे। अच्छा, ये कहना हामिद मीर का कि वो कोई 20-22 साल का मंसूबा रखते थे, तो भाई अयूब खान का मंसूबा क्या था, जनरल ज़िया-उल-हक का मंसूबा क्या था, जनरल मुशर्रफ का मंसूबा क्या था, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश किसने की, नवाज शरीफ साहब ने। वो क्या चाहते थे, वो सऊदी अरब का खिलाफत का निजाम यहाँ लाना चाहते थे, बादशाहत का निजाम यहाँ लाना चाहते थे। देखिए, कोई भी, चाहे वो फौजी हो चाहे वो गैर सियासी लोग हो, हर फर्द यहाँ पर अपने इख्तिदार को तूल देना चाहता है और चाहता है कि एक लंबे अरसे के लिए वो पाकिस्तान के इख्तिदार पे कब्जा कर ले, चाहे वो सियासी हो, जमहूरी हो या गैर जमहूरी। नई बात तो नहीं है जो हामिद मीर ने की है, ये तो जनरल मुशर्रफ के बारे में भी चलती थी। जनरल ये देखिएगा बीच में कोई कॉल आ रही है जी, तो मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें चलती थी, लेकिन अब सवाल ये है कि जब एक बंदा मुश्किल में आता है तो हम सब लोग ऊपर आके ना उसके ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करना शुरू कर देते। अच्छा, ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी हुआ, आपके सामने याद है आपको, उनके साथ भी हुआ। जनरल बाजवा के करीब जितने लोग थे, अब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद वो जनरल बाजवा को निशाना बना रहे हैं। जब वो ताकत में होते हैं तो कोई बोलता नहीं है
और फिर ये सब लोग जो है खुद हुकूमती ओहदे लेने के लिए उसकी दौड़ में आगे लगे होते हैं और सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें हुकूमत का कोई ओहदा मिल जाए। हुकूमत की भी चापलूसी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी चापलूसी करते हैं, कुछ लोग चैलेंज करते हैं, कुछ लोग उनके साथ अपना सलमान भाई इसमें मैं एक चीज मैं अब बल्कि इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगा। अपनी चापलूसी की बात की है ना, ये जरा सुनिएगा। ये हमारे और आपके मुश्तरका दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, ये जरा सुने जी। मुनीर पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से मुकर्रर किया है। ये सुन लें जी, ये मोहतरम हमारे दोस्त जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये फरमा रहे हैं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आर्मी चीफ बनाया। अब मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने वीडियो भेजी तो मैंने आपको सुनाया। नहीं, उनका कल का कालम जंग में छपा हुआ है, वो पढ़ ले, अब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। और वो काफी अच्छे से आर्मी चीफ को निजात दहिंदा भी बनाकर पेश कर रहे हैं। नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ सलमान भाई कि देखें, मुझे पता है, आप भी समझते हैं, उनका बेटा अंदर है, उनकी सेंसिटिविटीज भी इन्वॉल्व हैं उसमें, सब कुछ है। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ मेरा और आपका बड़ा जाती ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन मेरी तो कल भी उनसे मुलाकात हुई है, कल भी खाने की टेबल पे अमित थे। हाँ, तो मेरी तरफ से उनको कहिएगा कि ठीक है, लेकिन इतनी भी मतलब क्या हो गई कि जी अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बना के उनको भेजा है। तो बात ये है किसाना साहब, आपको तो पता है ना, यहाँ हमारे जर्नलिस्टों ने जनरल ज़ियाउल हक की तारीफ और तौसीफ में क्या कुछ कलाबे नहीं मिलाए थे। यहाँ जनरल मुशर्रफ के स्टेज के ऊपर दाएं बाएं कौन से जर्नलिस्ट बैठा करते थे वो भी सबको पता है, ठीक है ना। फिर जनरल राहील शरीफ को भी निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया गया। तो ये तो हमारे यहाँ जो हमारी रूलिंग एलीट के अंदर मौजूद एक तबका सियासी अशराफिया का है, और जो बड़े बड़े दानिश्वर और ओपिनियन मेकर है, इन्होंने भी तो एक अपना धंधा ढूंढ लिया ना कि हर आने वाले के साथ होंगे, हर जाने वाले को बताएंगे। ये जो धंधे की अब आपने बात शुरू कर दी ना, कहीं और चली जाएगी, लेकिन मुझे ये पता चला है, अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि पीटीवी में 4 अफराद जो हैं, उनको नजम वली खान साहब हैं, रजी दादा साहब हैं, आसिम नसीर हैं और बिनेश सलीम हैं। इनको 12-12 लाख रुपए के ऊपर रखा गया है पैकेजेस के ऊपर, और पहली तनख्वाह उनको काम करने से पहले मिल चुकी भी है। तो अब ये जो है, इससे पहले निगरानों के दौर में जो मोहसिन नकवी साहब का दौर था, सोलंकी साहब ने वजाहत मसूद साहब को और इमरान शफकत साहब को, गौहर भट्ट साहब को और बहुत से लोगों को नवाजा था। और अमार मसूद भी पहले होते थे। जी, अमार मसूद भी थे। ये सब हर हुकूमत के अंदर हुआ है, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। लेकिन माशाल्लाह अब क्योंकि देखिए ना, इनका काम क्या है, अब ये सब लोग जो है, जो इस वक्त नवाजे गए हैं या नवाजे जा रहे हैं, अब एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी मईशत की तबाही बर्बादी हो रही है, हमारे हालात खराब हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से, और भी मैंने सुना है कि ये जो इलेक्शन 2024 हुआ था, इसके अंदर एक्सपर्ट्स को भी करोड़ों रुपए की पेमेंटें की गई हैं, यानी नवाजा गया तो देखिए हमारे यहाँ अकरबा परवरी जो है, हुक्मरानों के जब करीब होते हैं तो, और हुक्मरानों के खुशनुदी हासिल करने के लिए अब सियासी जमातों के नुमाइंदे जो है वो हमारी सहाफत में तो मौजूद है ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और वो दूसरी तरफ सलमान भाई आपने जो बात की है, इसी का दूसरा एक जरा एस्पेक्ट भी देख लें। ये जो हिलाले इम्तियाज बांटे गए हैं जिस तरीके से रेवड़ियों की तरह, ख्वाजा अनवर मजीद जैसे लोग जो हैं उनको भी आप देखें कि हिलाले इम्तियाज जैसे मेडल्स दे दिए गए हैं। जब पाकिस्तान का मैंने कहा, कोई मोरख जब पाकिस्तान की तारीख लिखेगा ना, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि यूसुफ गिलानी के बेटे की कंट्रीब्यूशन क्या है। वो पूछेगा ये उमर फारूक जिसने घड़ी दी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। वो पूछेगा ये अनवर मजीद का क्या किरदार है। इसी इस्लामाबाद जो था इरफान मेमन को देखें आप, फिर आप ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी बेगम साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है जी। फिर सैयद तोकीर शाह का क्या कंट्रीब्यूशन है, तोकीर शाह जो था। सर इन सबका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपसे और मेरे से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये रियासत की और हुकूमत की खुशनुदी के लिए जितने कलाबे मिलाते हैं, क्या ये कंट्रीब्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा? इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? भाड़ में जाए रियासत, भाड़ में जाए हुकूमत, भाड़ में जाए पाकिस्तान। अगर हमने किसी फर्द की चापलूसी के अंदर बैठ के ये सारा खेल खेलना है, तो फिर जो भी ऊपर आएगा वो अपने उन लोगों को नवाजेगा जो उनकी चापलूसी में आगे बढ़ बढ़ के पेश होते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं सादे जफर साहब,
इस्लामाबाद से हाँ, माशाल्लाह ओए क्या होए, कलामे ओए कराते होए, हैं और क्या ओए क्या होए। गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा मतलब है इस तरह की सहाफत में, हमारी सहाफत में इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इस काम में बड़े माहिर समझे जाते हैं सर। बड़े माहिर हैं जी। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा-सा दूसरा एक एस्पेक्ट मुझे बताएँ कि पीटीआई के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं कि वहाँ पे अब रेज़िग्नेशंस की बातें आ रही हैं सामने, हमाद अज़हर ने इस्तीफ़ा दे दिया, उधर से केपीके के जो मिनिस्टर हैं शकील खान, उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया। ये पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है? हमाद अज़हर तो मतलब पंजाब का प्रेज़िडेंट था, हमाद अज़हर को क्या ज़रूरत पेश आई इस्तीफ़ा देने की? देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा हमाद अजहर के बारे में भी रिजर्वेशन ये है हुँ, कि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान गिरफ्तार हो गया लेकिन हमाद अजहर गिरफ्तार नहीं। हाँ, ठीक है, असलम इकबाल गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, ये किन लोगों की वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करें। एक बात हुँ, फिर यह है कि अगर आप पंजाब के तंजीमी ओहदे के सरबराह हैं तो आपको तो फ्रंट फुट पे आना चाहिए ना, गिरफ्तारी से डरना तो नहीं चाहिए। हाँ, असलम इकबाल साहब को अपने ओहदे का, अपनी असेंबली की नशिस्त का हलफ उठाना चाहिए ना सर। ये तो नहीं हो सकता कि वो ना उठाएं और पीछे हाँ, बैठ के कहें कि मैं अपोजिशन लीडर भी हूं। ये नहीं चल सकता। पहली बात तो ये, जब सब लोग गिरफ्तार हुए, ये दो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मेरी समझ से बाहर अभी तक। हुँ, और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर ग्रुपबंदी पहले भी थी जब इमरान खान बाहर थे, लेकिन वो इमरान खान की वजह से मैनेज हो जाती थी। अब हाँ, इमरान खान अंदर है तो ग्रुपबंदियां बहुत बढ़ गई हैं। अब ये जो अपना गंडापुर साहब है, ये क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी है और पार्टी के सूबाई सदर भी है, तो हुँ, फड्डा तो पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, पंजाब की सूरत हाल तो उससे भी बड़ी बुरी है क्योंकि जो 4-5 सीनियर हैं, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी वगैरह, ये सब अंदर है। ठीक है हुँ, ना, उनके मुकाबले में चौधरी परवेज लाई साहब पार्टी के एक अहम लीडर है लेकिन वो भी खामोश होकर बैठ गए हैं। फिर हाँ, उसके बाद जो है हमाद अजहर साहब है, वो रुपोश है, वो पाकिस्तान पंजाब आना ही नहीं चाहते, सामने आना ही नहीं चाहते। अच्छा, फिर ये है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर फरहत अब्बास की अपॉइंटमेंट हुई, अब उसकी उसके ऊपर थोड़ा सा मसला आ गया। उधर से वो वजीर साहब शकील खान को निकाला गया, उस पर पूरी केपीके की पार्टी बोल रही है। मैंने हाँ, आपके प्रोग्राम में बहुत पहले कहा था, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो डॉक्टर आरिफ अलवी को इस वक्त पार्टी का कायम मुकाम सदर बना दे। हाँ, और हाँ, वो एक ऐसी शख्सियत है जो खुद सदर पाकिस्तान के मनसब पे भी रही है और उनका ताल्लुक कराची से है, और वो हाँ, ये केपी के पंजाब की पॉलिटिक्स में बराह रास्त फरीक नहीं है। इसलिए सही बात। आरिफ अलवी साहब का सदर बनना बहुत जरूरी था। हुँ, लेकिन इमरान खान साहब भी अपने मन के बादशाह है, वो अभी तक उन्होंने हमारी वो बात हाँ, नहीं वो नहीं सुनी। सुनी। मैंने तो कालम भी लिखा था कि डॉक्टर आरिफ अलवी को इस वक्त पार्टी के मामला दे दिए जाए अगर हाँ, कोई मसला है। अगर टेक्निकल मसला नहीं भी है, टेक्निकल कोई मसला भी है, तब भी आप आरिफ अलवी साहब को कहें कि वो लीड करें पार्टी के मामला हुँ। को और उसमें पार्टी को गाइड पिछले दिनों करें। में सलमान भाई एक्टिव तो हुए थे, लेकिन फिर वो मेरे ख्याल जी, वो गायब हो एक्टिव हुए ना, लेकिन कोई स्पेस नहीं मिली ना इमरान खान की तरफ से। जब वो स्पेस हुँ, ही नहीं मिली तो फिर वो क्या एक्टिव होंगे। हाँ, तीसरी बात ये है कि ये जो केपीके की ग्रुपिंग है, आतिफ खान की, परवेज खट्टक की भी रही, गंडापुर साहब की, ये पहले से ही है ग्रुपिंग। पहले से हाँ, मजीद हाँ, ग्रुपिंग के अंदर चले गए। पंजाब में भी 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो हमाद अजहर साहब है, फिर यास्मीन राशिद का भी एक ग्रुप होता था, फिर उसके बाद असलम इकबाल साहब भी ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद और भी बेशुमार ग्रुप बन गए। तो अब इसका इलाज तो देखिए ना वही है। एक तो अव्वल इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो शायद बेहतर तरीके से इन चीजों को डील कर सकेंगे। कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब आपको पंजाब के अंदर वो लोग चाहिए जो फ्रंट फुट पे आके खेले। सही बात, वो सही फ्रंट बात। फुट पे खेलने के लिए आपको ये मामलात जो है, मैं समझता हूँ अभी भी के पार्टी के मामलात की जिम्मेदारी जो है, ये जो मौजूदा लोग हैं ना, और इनमें गोहर अयूब साहब है, हाँ, अपना उमर अयूब साहब है, बैरिस्टर गोहर है वगैरह है, ये मामलात नहीं संभाल पा रहे। मैं आपको बताऊं पार्टी में उनसे नहीं हैंडल हो रहे। हाँ, ये इनके सही बस बात। की बात भी नहीं है, इनके बस की बात भी नहीं है। हुँ, ये भारी सही बात। भरकम सियासी शख्सियात दरकार है, उनकी मदद के साथ आगे चलने की कोशिश करें। ये इख्तिलाफात कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने छोटे नहीं है। छोटे शख्सी लड़ाइयां हैं। लेकिन ठीक असल है। मसला यह है कि कोई बंदा लीड करता हुआ नजर आए, बड़ी भारी भरकम शख्सियत, जब वो हाँ, बात करे तो उसका वजन हो, और जब वो फैसला वज़न करे तो उसका वजन हो। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान उसको पूरे इख्तियारात भी दे ना। ये नहीं हाँ, हो हाँ, सकता कि आप दलील बना के किसी को खड़ा कर दें। उनसे कहें कि हुँ, आप करें फैसले जो भी करना चाहते हैं पार्टी के मफाद में, और मुझे भी इत्तेमाद में लें और खुद फैसले भी करें। तब तो एब्सोल्युटली ये बात ठीक है। आगे चलती है, वरना ये हाँ, इख्तिलाफात इसी तरह से ऐसे उभरते में रहेंगे। अच्छा, दूसरा जो मसला बड़ा सीरियस है, वो है इंटरनेट क्लोज़र्स का। जिस तरह इंटरनेट की बंदिश हम देख रहे हैं, जिस तरह तकलीफ़ आज भी आपके साथ कनेक्ट करते हुए हमें कितनी तकलीफ़ हुई है, लेकिन इसी तरह हमें हर रोज़ किसी न किसी के साथ मामले में तकलीफ़ होती है। और मुझे पर्सनली लोगों ने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मैसेजेस के ज़रिए ये कहा है
कि जी हमारा जो फाइबर का काम था, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे के सारे खराब हो गए हैं, अब हमें पैसे नहीं मिल रहे, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। और उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट में भी, दूसरी जगहों में भी किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इसका कुछ ना कुछ दावा हो सकेगा जी? सर बात यह है कि अभी तो आपने ये किया है कि पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ एक बड़ा जिसे कहते हैं ना खेल खेला है मनफी बुनियादों पर। हाँ। और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान पढ़े लिखे ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ इंगेज थे और वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इंगेज होकर लिए अपने लिए बिजनेस जनरेट कर रहे थे, आपने उन सबको निशाना बना दिया। और आपका मसला जो है वो एक सियासी जमात थी और सियासी जमात से वाबस्ता लोग थे। सजा आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों को दी है। दूसरी बात यह है कि अब आपका नाम जो है वो ऐसी फहरिस्तों में आ गया है जहां दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में लोगों को ऑनलाइन बिजनेस ना दें क्योंकि वहां इंटरनेट सिस्टम काम नहीं करता। आपने पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की मईशत को। और ये बड़े बड़े लोग नहीं है, इसमें छोटे छोटे लोग भी हैं जो बेचारे ऑनलाइन छोटे छोटे काम करते हैं, उनको भी आपने नुकसान पहुंचाया। अब मैं कल राना सनाउल्लाह को सुन रहा था शाजिब के प्रोग्राम में या शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं, कौम को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, देखिए ना मसला ये हो गया है। मसला ये है कि ये सारी कुर्बानी कौम क्यों नहीं, आपकी कुर्बानी क्यों नहीं होती, आप क्यों नहीं कुर्बान होते, आपके मफादात क्यों नहीं कुर्बान होते, आपके माशी मफादात को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता। ये सिर्फ आपने आम आदमी की जिंदगी के अंदर ये अजाब डालने हैं। और एक तरफ आप कहते हैं दुनिया को कि हम ग्लोबल कनेक्टिविटी में जाना चाहते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर जाना चाहते हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको ग्लोबल कनेक्टिविटी देंगे ताकि वो अपने लिए रोजगार जोड़ सके। अब जो जोड़ना चाहते हैं उनको आप क्या कर रहे हैं। और हमारे नौजवान जो है वो बिजनेस यहाँ से उठा रहे हैं और कंपनियां बिजनेस उठा रही हैं, वो दुबई शिफ्ट हो रही हैं, दुबई जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो उनके हक में नहीं है। फिर आपने कहा कि जी आपकी हर कॉल जो है वो ट्रेस होगी, हर वीडियो आप होगा, व्हाट्सएप आपका ट्रेस होगा। कौन सी कंपनी, मैंने आपको बताया था, खाकान अब्बासी साहब ने कहा था दुनिया का कोई टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपकी इस हरकत की वजह से। जो आप उनकी प्राइवेसी को चैलेंज करके प्राइवेसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, शिकायत आपको चंद लोगों से थी, आपने सारी पाकिस्तान की कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब ये फाइबर चल भी जाएगा, ये फाइबर जब ये सारा हो भी जाएगा तब भी इसकी स्पीड में फर्क आएगा, और जब स्पीड में फर्क आएगा तो बिजनेस में फर्क आएगा। जितनी स्लो रफ्तार से आप इसको चलाएंगे उतनी स्लो रफ्तार से आपका बिजनेस भी चलेगा। तो बिजनेस की जो तेजी, अच्छा पहले ही हम 3G के अंदर फंसे हुए हैं, 4G पे कम लोग हैं, 5G पे हम गए नहीं है, अभी हम उधर जाना चाह रहे थे। आपने उससे पहले यहाँ पर एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर दिया है और प्योरली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है और प्योरली इसको एक पार्टी के साथ जोड़ के देखा गया है और ताकि लोग जो है ना वो ज्यादातर इसमें ना जा सकें। फिर लोगों को बकायदा डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, जो गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है, वो जो मैंने आपको वजारत दाखिला का एक नोटिफिकेशन बताया था जहां कहा गया था कि अगर तुलबा जो है वो अपने आप को मैनेज करेंगे तो हम उनके पासपोर्ट ID कार्ड सस्पेंड कर देंगे। ये किस किस्म का माहौल है सर? इस किस्म के माहौल में फिर लोग पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? मुझे इस माहौल में देखें ना सलमान भाई, अब देखें इस माहौल में हो क्या रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं उनकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त तो लगता है कि जैसे सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला वो ये है कि अरशद नदीम साहब को किस तरीके से नवाजा जाए। उनको भाई एक मेडल हमने खुदा के लिए जीत लिया है तो बस कर दो यार। आर्मी चीफ साहब उसको रिसेप्शंस दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब उसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे मुल्कों में, इधर आप देखें कनाडा वगैरह में, अमेरिका में सैकड़ों मेडल्स उन्होंने जीती हैं, किसी को पता नहीं। बल्कि आज मुझे कोई बता रहा था कि गोल्ड मेडल जीत के एक लड़की वहां से आई है, आके उबर लिया है उसने गाड़ी पे तो घर चली गई है, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे देखें क्या हालत हुई है कि एक मेडल जीत के पूरा पाकिस्तान पागल हुआ है। असल में हमें देखे ना, हमें तमाशा चाहिए होता है। अभी ये तमाशा चल रहा है ना, अभी कोई बड़ा एक और कोई वाकया रोनुमा हो जाए तो फिर सारी कौम उसके पीछे लग जाएगी। ठीक है, अगले टूर्नामेंट में मिसाल के तौर पे ये अरशद साहब जो है, नदीम साहब कुछ ना कर सके तो सारी कौम उनको गालियां बकने में सबसे आगे होगी। आप देख लीजिएगा, इनका दिमाग खराब हो गया था, इनको ज्यादा पैसे दे दिए थे, इनको साथ ये हो गया था, इनके साथ फना कर दिया था, इन्होंने खेल पे तवज्जो नहीं दी, इन्होंने पैसा बनाने की मशीन बना लिया। ये सब तबसरे आपको 6 माह बाद, साल बाद पाकिस्तान में सुनने को मिलेंगे। इसलिए कि हमारा जो जज्बातियत का पहलू है ना, उसमें कोई अकल, दानिश, मंतक, फहम, तदब्बुर नजर नहीं आता।
हम चीजों को लॉन्ग टर्म बुनियादों पे कम देखते हैं, शॉर्ट टर्म बुनियादों पे एक्सप्लोर करके ना ज्यादा से ज्यादा ग्लैमराइजेशन पैदा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तानी हुक्मरान तबके को तो मुबारकबाद देनी चाहिए, उन्होंने इमरान खान का मुतबादल भी ढूंढ लिया है, ठीक है ना जी। माशाल्लाह अब वो जिस तरह से उसकी पजीराई की जा रही है और कहा जा रहा है कि असल हीरो तो कौम का ये था, इमरान खान तो जाली हीरो था, ठीक है ना जी। अब ये इस हद तक अगर आप चले जाए हुक्मरान तबके के लोग और ये कहना शुरू कर दें कि वो 92 का तो ड्रामा था, असल में तो 2024 का खेल है, ये सारा का सारा जो है वो हो रहा है। और फिर जिस तरीके से उसकी प्रोजेक्शन की जा रही है ताकि नौजवानों में उसको पॉपुलर किया जा सके, चले ये तजर्बा करके देख ले, क्योंकि आपने कबूतर भी उड़ाया था, वो कबूतर उड़ाने से भी मसला हल नहीं हुआ। जब कबूतरों की सुनाई आखिर में कि उनकी जो सूरत हाल है वो कबूतर अब उड़ाते रहेंगे या सिर्फ इस तरह ये जो उन्होंने ऐलान किया है 500 यूनिट वाला कि 14 रुपए कम कर देंगे, क्या ये वाकई सीरियस है? कुछ मामला इसका कुछ लोगों को फायदा भी होगा ये ऐसे ही सिर्फ ये? और दूसरा ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये क्या तरीका है कि रिकॉर्डेड जो है वो चला देते हैं, आगे साफ ही होते ही कोई नहीं है? देखिए ना, सवाल ये है कि जब साफी सवाल करेंगे तो फिर जवाब कौन देगा? मरियम से तो एक लाइन ही लिखी गई, आपने देखा था, ठीक है ना। वो जवाब सवालों का जवाब क्या देंगी? नवाज शरीफ साहब के बारे में भी मशहूर है कि पहले इंटरव्यू होता था, फिर इंटरव्यू डबिंग होती थी, फिर उसकी एडिटिंग होती थी, फिर सब कुछ थी। ये सब चीजें तो हमने देखी है ना जी। तो अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? वो तो इनकलाब जो है उनका लंदन से वापसी पर उतर गया था, ठीक है ना जी। और जब उन्होंने एक समझौता कर लिया अपनी बेटी की इक्तदार पर और अपने भाई के इक्तदार के ऊपर, तो अब तो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो कभी कभी सियासी शुगल लगाने की कोशिश करते हैं। और मेरी इतला ये है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और अभी उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही, इस क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो अपना दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुझे बाहर जाने दिया जाए और मैं बाहर जाऊं और वहां पे सुकून से काम करूं। लोगों का ख्याल यह है, जिन लोगों ने बाहर भेजने की क्लियरेंस देनी है, कि कहीं ये वहां जाके हमारे लिए मसाइल पैदा ना करे, ठीक है ना जी। तो इसलिए नवाज शरीफ को यहाँ रखना, पिंजरे में कैद रख के, ये उनकी जरूरत भी है जो उनको लेकर आए थे। तो फिर सलमान भाई जो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है ना, इसका बोझ भी तो उठाना है। अच्छा, अब आपने कहा पहले 200 यूनिट की बात हुई थी, तो उससे क्या फायदा हुआ? अब जब ये जो बिल आएंगे अगस्त के महीने में, हम देख लेंगे हमारे कितने यूनिट चले हैं और कितने यूनिट के ऊपर बिजली माफ होती है। तो चंद दिनों की बात है, 10-12 दिनों के बाद जब बिल आएंगे तो लोगों को उसकी असल हकीकत पता चल जाएगी। तो फिर तो बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं, इशारतन आपने बात जो समझाने की कोशिश की है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि हुकूमत जा रही है, तो इसलिए ये 14 रुपए का इस तरह का कुछ बेनिफिट बता के हो या ना हो, लेकिन कम से कम बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। तो क्या हुकूमत जा रही है फिर? इसका मतलब है देख रहे हो? पहली बात तो ये है, मुझे नहीं मालूम कल वो किससे गिला कर रहे थे, हुकूमत तो उनकी है। अच्छा, एक तो ये बड़ा मसला है कि हम अपने दौरे हुकूमत के रेट देना शुरू कर देते हैं। चले, आप अपने दौरे हुकूमत के रेट दे दें, मैं आपको जनरल मुशर्रफ के दौर के हुकूमत के रेट दे देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर दौर था। हम जनरल ज़ियाउल हक के दौर का रेट दे देते हैं, वो ज्यादा बेहतर था। हम इमरान खान के दौरे हुकूमत का रेट दे देते हैं, वो आज से बहुत बेहतर था। देखिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आपकी हुकूमत है ना, आपने हुकूमत करके क्या ऐसे स्टेप उठाए हैं। अब ये जो तरीकाकार है कि साबका हुकूमत पे डालने के लिए बस सारी उसकी वजह से गंदगी है, हम तो बड़े शफाफ लोग हैं, ये लोग इसको कबूल नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही, इनको ये पता है कि ये कंपनी नहीं चलने वाली और ये इस कंपनी का बता भी दिया गया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये कंपनी नहीं चलेगी। आप देख लीजिएगा, अगर ये कंपनी चलेगी तो इसी तरह लड़खड़ाती रहेगी सियासत भी, जमहूरियत भी, मईशत भी, सिक्योरिटी भी, और इदारों के दरमियान ये क्लैश भी रहेगा। ये कंपनी इसलिए नहीं चलेगी कि इस कंपनी के पास ना तो लीगल लेजिटिमेसी है, ना मॉरल लेजिटिमेसी है, ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना इसके पास कोई ट्रांसपेरेंसी है, और इसके पास तवाए बोझ के और कुछ नहीं। और वो बोझ इस्टेब्लिशमेंट ने लाद दिया इनके ऊपर। जहां ये जबान खोलने की कोशिश करेंगे वहां इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने शहबाज शरीफ साहब का भी खिताब सुना था ना, जो चीफ साहब के बारे में, क्या शानदार लफाजी उन्होंने भी अदा की है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर यह है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है घर, और बाप बेटी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई, प्राइम मिनिस्टर को भी बिठा देते, वो भी बता देते कि भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा। अच्छा, क्रेडिट भी खुद लेना है, यानी भाई को नहीं लेने देना। मैंने फैसला किया है 14 रुपए यूनिट कम होंगे। सर, शहबाज शरीफ को तो ख्याल नहीं आ रहा था, ये ख्याल मुझे आ रहा था।
मेरी बेटी को आ रहा था, हमारे अंदर बड़ा दर्द था आवाम का, हम शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जा 14 रुपए कम करो यार, लोग बहुत तंग है। ये जो ड्रामेबाजी की जो हुकूमत है, जो इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है, हर दफा आते हैं कहते हैं कि इस दफा इंकलाब लेके आएंगे। पिछली दफा क्यों नहीं ला सके? वो जी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लाने दिया, वो जी इमरान खान ने नहीं लाने दिया, वो जी जुडिशरी ने नहीं लाने दिया। तो भाई कुछ खुद करके भी देख लो, कुछ ना कुछ तो अपने पांव पे खड़ा होना ही सीख लो। कम से कम यही तय कर लो कि हमने अवामी मैंडेट की बुनियाद पे हुकूमत करनी है। अब आप बताएं ना, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट का रोना है, अब जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, कोई इनके अंदर कोई है बोल रहा है कि क्या हो रहा है? तो इसलिए ये तो एंजॉय कर रहे हैं सर। ये अभी इक्तदार खत्म होगा, अगली फ्लाइट होगी। और एक हमारे दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि बस जिस दिन नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले जाएं तो आप समझिएगा कि अगले 15 दिन में हुकूमत भी चलती बनेगी। हुकूमत भी गई। हाँ, सही बात है। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।